एक नॉर्मल जो गुर्दा होता है, चाहे का किसी का गुर्दा एक हो या फिर दो हो, एक दिन में क्योंकि ब्लड जो है वो सोया बंदा जाग रहा हो, ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, वही सर्किट हमने बाहर बनाया होता है, ये मशीन के ऊपर जो सर्किट बना है। ठीक है, ये जो आपकी रेड लाइन है इसको हम आर्टरी बोलते हैं, जो ब्लू है इसको हम वेन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियल किडनी है और ये आपकी रीनल आर्टरी होगी और ये रीनल वेन होगी। ठीक है, गुर्दे में भी इसी तरह ब्लड आ रहा होता है और एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं और ये जो बालनुमा फाइबर नज़र आ रहे हैं ये नेफ्रॉन का काम कर रहे हैं। इनके अंदर ब्लड है और साइडों पर डायलिसिस सोल्यूशन है। अब हमने जिस तरह गुर्दा जो है वो सारी चीज़ों को क्या करता है, बैलेंस करता है। बैलेंस ही याद रखना है, किसी ने ये नहीं कहना कि हम क्लीन कर रहे हैं। क्लीन हम कुछ नहीं कर रहे। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जितनी आपको लगता है कि वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे यूरिया और क्रेटिनिन है, अब यूरिया की भी एक खास मिकदार है, वो अगर 10 से 50 तक नॉर्मल होता है। अब अगर हम उसको 10 से नीचे ले जाएंगे तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया हुआ है वो इस बात की दलील आपको इस बात से मिलती है कि वो मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि ये जितनी सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम जो कर रहे हैं, मशीन के ऊपर जो डायलिसिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मिट्टी से मिलती हैं। जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि जब गंदम पैदा की जाती है तो उसके अंदर यूरिया खाद डाली जाती है, फास्फोरस खाद डाली जाती है, पोटाशियम नाइट्रेट डाला जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसलिए मिलाई जाती हैं ताकि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, ज़्यादा पैदावार ली जा सके, और वही गंदम हम खाते हैं और वही सारी चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं। ठीक है, जो आयरन की मकदार है, हम जो आयरन TIBC करवाते हैं, जो पेस्ट, वो आयरन क्या होता है, लोहा होता है, और उसकी एक ख़ास मकदार मिट्टी के अंदर भी होती है और इंसान के अंदर भी होती है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को ही हमने बैलेंस करना होता है। और ये जो मशीन है, इसके जो बालनुमा फाइबर्स है, इनके साइडों पे डायलिसिस सोल्यूशन है और इसके अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था। और जो डिफ्यूजन का अमल है वो हम लैब्स के हिसाब से ही करते हैं। अगर एक पेशेंट का सोडियम फर्ज करें कि 138 आ रहा है, ठीक है, ब्लड का सोडियम जो है, तो हमने मशीन के ऊपर 138 तक 139 तक देना होता है। ठीक है, और जो आपको सबसे पहले उसकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, मशीन के ऊपर कितना सोडियम हो सकता है, कम या कितना ज़्यादा हो सकता है, किस किस को पता? 150 तक हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 130 नहीं, कम से कम 125 तक हो सकता है। ठीक है, मशीन के ऊपर ऑप्शन है 125 से लेके 150 तक करने की। अब हम 125 किलो का रख सकते हैं, किसी को पता? इनका सोडियम 129 है। जिनका सोडियम 129 नहीं, जिनका सोडियम जो है वो 120 से कम हो। ठीक है, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आ जाते हैं शुरू में जिनका सोडियम जो होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, मशीन बंद कर दो, इधर इधर इधर। ठीक है, अब अगर किसी एक पेशेंट का हमारे पास सोडियम आता है 115, तो हमने मशीन के ऊपर जो कोशिश करनी है वो 127 तक 125 तक मशीन अलार्म ना करे, कंडक्टिविटी बनाए, ठीक है, लेकिन अलार्म ना करे, उतना ही सोडियम देना है। उसकी क्या रीज़न होती है, क्योंकि जो थ्योरी है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 10 मिलीमोल सोडियम ज़्यादा देना होता है। ठीक है, पेशेंट की वैल्यू से 10 मिलीमोल सोडियम हम ज़्यादा दे सकते हैं। अगर एक पेशेंट का 115 आ रहा है तो मैक्सिमम हम जो दे सकते हैं वो 125 ही है। ठीक है, लेकिन पेशेंटों का क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 110 से 112 भी आ जाता है। अब मशीन पे ही हमारे पास ऑप्शन जो है वो 125 की है। अब अगर एक पेशेंट का सोडियम 120 आ रहा है और हम उसको 140 दे रहे हैं तो उसका क्या नुकसान है? अगर एक पेशेंट का सोडियम 120 आ रहा है और मशीन पे हमने 140 दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, लैब तो हमने देखी नहीं है। ठीक है, हम मशीन के ऊपर सोडियम जो नॉर्मल मिकदार है, जैसे अभी इनकी 13.8 बनाई हुई कंडक्टिविटी, उसका नुकसान क्या होगा, किसी को पता? और नहीं खाके सोडियम ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, प्यास लगेगी, पानी वो डायलिसिस के दौरान ही इसको प्यास लगना शुरू हो जाएगा, हल्का खुश्क होना शुरू हो जाएगा, वो घर जाएगा 3-4 लीटर पानी पहले दिन में पी लेगा। ठीक है, वो SOB के साथ अगले दिन ही आ जाएगा, फिर वो कहेगा डायलिसिस अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। एक पेशेंट का अगर सोडियम लेवल कितना है तो उसके हिसाब से हम कितना ज़्यादा दे सकते हैं या कितना कम कर सकते हैं। ठीक है, यही डायलिसिस है और इसको ही आपने समझना। डिफ्यूजन का अमल जब हम छोटे होते थे, जब केमिस्ट्री हमें समझ नहीं आती थी, ठीक है, जब हम 10th से पढ़ के आए हैं, जब आप लोग पढ़ के आए हो, तो तब हमें डिफ्यूजन का अमल को समझना बड़ा मुश्किल लगता था। हालांकि डिफ्यूजन का अमल जो है ये ग्लाइजर, और जो आप सारा दिन आपने डिफ्यूजन ही करनी है। ठीक है, केमिस्ट्री बैलेंस करनी है। केमिस्ट्री कैसे बैलेंस करनी है कि जो ब्लड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सोडियम के साथ, ये डायलिसिस सोल्यूशन के साथ इसके अंदर आ रहे हैं, उन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, अगर एक पेशेंट का सोडियम लेवल जो है वो 115 है
तो आपने 125 या 127 इसमें रखेंगे, तो वो दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक ये डिफ्यूजन कपल होता रहना। और 4 घंटे में अगर 400 स्पीड रखेंगे तो जाके 102 जो है लीटर ब्लड फिल्टर होता है, जबकि एक गुर्दा जो होता है नॉर्मल एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। तो 7 दिनों में कितना कर देगा? और डायलिसिस वाले मरीज़ हमारे पास हफ्ते में कितनी दफ़ा आते हैं? 2 दफ़ा आते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो 3 दफ़ा आते हैं। अब अगर 3 दफ़ा आएंगे और 400 की स्पीड से डायलिसिस होगा तो 300 लीटर ब्लड फिल्टर होगा हफ्ते में, ठीक है। जबकि एक नॉर्मल गुर्दा जो है वो एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर रहा है, तो ये डायलिसिस तो उसके मुतरादिफ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो मशीन है वो 80% काम करती है, 100% काम नहीं करती है, ठीक है। दूसरा जो एक और का अहम काम होता है, एक नॉर्मल बंदा जिसके गुर्दे बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं, वो अगर 10 केले खा लेगा तो आप उसका ब्लड का टेस्ट करा लोगे तो उसका पोटाशियम नॉर्मल ही आएगा, ठीक है। क्यों नॉर्मल आएगा? उसके अंदर जितने भी विटामिन है या पोटाशियम है वो सारा जो है किडनी प्रिजर्व कर लेता है, वो ब्लड में उतना ही देता है जितनी नॉर्मल वैल्यू होती है जब गुर्दा सही काम कर रहा होता है। डायलिसिस मरीजों को जब हम 2 केले खिला देंगे इनका पोटाशियम लेवल बढ़ जाएगा, इनको सांस आना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इनका गुर्दा जो है वो उसको फिल्टर कर पा नहीं रहा, उन चीज़ों को प्रिजर्व कर नहीं रहा। मशीन जो है जो ये जितना ज़्यादा भी खा के आएंगे मशीन ने इसमें से निकालना ही है, जो ज़रूरती चीज़ें निकालती है मशीन, जिसकी वजह से मैंने हाई प्रोटीन, कैल्शियम और ग्लूकोज ज़्यादा देना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि मशीन इसमें से प्रोटीन भी निकालती है, ग्लूकोज भी निकालती है और कैल्शियम भी निकालती है। जो चीज़ें नहीं निकालती है वो है कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और फास्फोरस। 3 चीज़ें नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि उसके मालिक्यूल जो होते हैं इस मेम्ब्रेन से बड़े होते हैं। एक ब्राडालाइजर भी आता है जिसमें फास्फोरस और यूरिक एसिड भी कम होता है, जिसे हाईफ्लैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो मुख्तलिफ सेंटर्स में वो यूज़ नहीं होता है। लोग खुद से परचेज़ करके ले आते हैं और वो यूज़ करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं आता। इसलिए हम अपने पेशेंट को उसके हिसाब से फिर डाइट प्लान देते हैं कि आपने इन दिनों में या डायलिसिस से आने से पहले 2-2.5 घंटे आप बदपरहेज़ी करके आ जाए, ताकि वो, क्योंकि ब्लड तक पहुंचने में कोई भी चीज़ जो डाइजेस्ट होकर जाएगी उसको 4 से 6 घंटे लगते हैं। 3 घंटे पहले खाया होगा, 4 घंटे का डायलिसिस होगा, उतनी देर तक तो वो ब्लड में पहुँच ही जाएगी ना, तो वो डिलाइज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इन पेशेंट्स को कहते हैं। और अब आपने जो कल है, ये अभी जो मैंने समझाया है, इसको कल आपने सब ने किडनी के फंक्शन पढ़ के आने, ठीक है। सारे किडनी के फंक्शन पढ़ के होंगे तो मशीन की समझ फिर ही आनी है। जब तक किडनी के फंक्शंस की समझ नहीं आएगी ना, मशीन नहीं समझ सकते आप लोग। और मशीन को समझना है आप लोगों को। मशीन लगाना काम नहीं है, मशीन उतारना काम नहीं है। और अगर आप लोगों को किसी पेशेंट के पास भेजा जाता है कि उसको जाकर रिटर्न करके हो, तो उसका मकसद कभी भी ये नहीं होता कि मुझे रिटर्न करना नहीं आता है या मैं कर नहीं सकता, ठीक है। जो इवनिंग में बच्चे रुकते हैं या रुके होते हैं हमारे साथ, वो देखते हैं इवनिंग में हम सारा काम खुद कर रहे थे। अगर सुबह में आप लोगों को भेजा जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि आप किसी मरीज़ के पास जाओगे तो आप मरीज़ से कुछ सीखोगे, और आपको ज़्यादा टेक्नीशियन जो बनाना होता है वो मरीज़ों ने बनाना होता है, क्योंकि हर मरीज़ की एक अपनी कंडीशन होती है, वो अपने हिसाब से बताता है कि उसको किस तरह से आपने करना है, ठीक है। जो पुराने पेशेंट हो जाते हैं, 9-10 साल पुराने हो जाते हैं, वो आपको सिखाते हैं, और आप जितना मरीज़ के पास जाओगे, मशीन के पास जाओगे, उतना सीखोगे। अभी जब हम कहते हैं आपको मशीन को, जैसे अभी मैंने इसको कह दिया कि ये मशीन बंद कर दो, तो इसकी तो वजह ये है कि अभी उसके पीछे सिट्रोसिल का कैन नहीं है। अगर उसको नहीं बंद करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे, तो मशीन अभी से इंजीनियर को बुलाना शुरू कर देंगे। अभी हम इसका कैन चेंज करेंगे, फिर इसको लगाएंगे, तो फिर अभी मैं किसी मरीज़ को, आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को कहता हूँ ना कि फ़लाँ मशीन को जाके उसको रीसेट करके आएँ या उसका देखें कि कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। अभी 3 दिन पहले जब वो नताशा आई थी, अभी उसके पेपर होने वाले हैं, तो उससे मैंने पूछा कि इन मशीन के ऊपर ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं आपको 3, ठीक है, इनका क्या मकसद है? तो उसको सिर्फ वीनस प्रेशर का पता था। 3 साल वो यहाँ पे ट्रेनिंग करके यही है, उसको ये नहीं पता कि इन लाइटों के कोई ना कोई वजह है मशीन के ऊपर रखने की। मशीन के ऊपर एयर डिटेक्टर का जो लाम आता है, इसकी कोई वजह है। कभी कभी मैं उधर बैठा होता हूँ और आपको मैं कहता हूँ वो फलां मशीन का जो पंप है वो रुकने वाला है या रुक गया है, ठीक है, या वो सेट क्लोट हो रहा है, तो मुझे इतनी दूर से कैसे पता चलता है? इन लाइट्स की वजह से, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर तो हमने अटैच नहीं किया होता। आर्टीरियल प्रेशर तो हम उस वक्त अटैच करते हैं जब हमने फेस चूल्हे का फ्लो देखना होता है, ठीक है, कि हमने मशीन के ऊपर 400 फ्लो रखा हुआ है, तो आया उसके फेस चूल्हे के अंदर 400 फ्लो है भी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मटेरियल प्रेशर अटैच करते हैं। तो मटीरियल प्रेशर की एक नॉर्मल वैल्यू होती है, किस किस को पता है? अभी उस दिन मैं पढ़ा रहा था तो तमील ने तो सुना, बताओ इनको पता? ठीक है। जो मटीरियल प्रेशर होता है, पहले तो सबसे ये याद रखना है कि वो नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है।
नेगेटिव होता है, और माइनस नेगेटिव से -250 तक वो नॉर्मल होता है। -50 से -250 तक वो नॉर्मल होता है मटीरियल प्रेशर जो होता है, जो हम मशीन पे कभी कभी अटैच करके सिर्फ फिश चूल्हे का फ्लो देखते हैं कि हमने 400 रखा हुआ है, इस फिश चूल्हे के अंदर 400 फ्लो है भी है, कहीं ऐसा ना हो कि चूल्हे के अंदर फ्लो 300 और हमने 400 रखा हो और 400 पे चला दे तो आज तो चल जाएगा, अगली दफ़ा फिर चूल्हा बंद हो जाएगा, चलेगा ही। इसमें नुकसान किसका होगा? मरीज़ का। आपने जो भी गलती करनी है उसका नुकसान मरीज़ को ही होना है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ की समझ होगी तो फिर मरीज़ का नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है। अब वीनस प्रेशर का एक नॉर्मल वैल्यू होती है, और वीनस प्रेशर पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और वो कितना होता है नॉर्मल? 50 से 250 तक सेम। वो माइनस में है, ये प्लस में है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने फिश चूल्हे का फ्लो कितना रखा हो। ठीक है। अगर मशीन के ऊपर 450 पे हमने फ्लो चलाया हुआ है और वीनस प्रेशर 350 तक आ रहा है तो तब भी वो नॉर्मल ही काउंट होता है। जो नई थ्योरी है उसमें ये कहते हैं कि अगर 450 फ्लो डायलिस आपने ब्लड फ्लो रखा हुआ है तो मशीन के ऊपर अगर 450 भी आ रहा है वीनस प्रेशर तो वो नॉर्मल है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने फ्लो कितना रखा हुआ है मशीन के ऊपर। जैसे अभी मैंने 400 रखा हुआ है और इनका वीनस प्रेशर 150 आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। उसकी क्या वजह कि इनकी वेन में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से ये 50 से 250 तक बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर का किसी को पता है कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? ज़्यादा होता है ब्लड फ्लो में। नहीं, वो ज़्यादा होने की वजह मैं बता रहा हूँ। फिल्ट्रेशन ज़्यादा लगाते हैं तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट जो होता है उसका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर पे असर पड़ता है। अब अगर हमने किसी पेशेंट का जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है वो 2 लीटर रखा हुआ है तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर जो है वो 50 से लेके 150 के दरमियान में ही रहेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट का हमने 4.5 लीटर रखा हुआ है तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा होने रेट ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल होता है वो 50 से लेके 300 तक नॉर्मल होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर। अगर 50 से नीचे आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि डिलाइजर क्लॉट हो रहा है, और 300 से ऊपर जा रहा है तो तब भी डिलाइजर ही क्लॉट हो रहा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मरीज एक ही दफ़ा मशीन लाम करती है और पेशेंट के पास जाके जब रिटर्न करना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि सेट सारा क्लॉट हो गया। वो सेट क्लॉट नहीं हुआ था, ये जो बाजू फाइबर नज़र आ रहे हैं फाइबर सारे क्लॉट हो चुके हैं, ब्लड इसमें से गुजर ही नहीं पाता उतना जितना मशीन के ऊपर चाहिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पे तो रीयूज़ नहीं होता डिलाइजर, पहले किसी दौर में होता था यहाँ पे भी, लेकिन बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे डिलाइजर रीयूज़ होता है, तो वो मशीन के ऊपर लगाते हैं और इसकी मेम्ब्रेन वो बताता है कि ये 40% से लेके इसकी 60% तक जो है मेम्ब्रेन अभी खुली हुई है, बंद है। अगर 60 से above हो तो दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अगर 60 से कम हो तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन जो है ये बनाया तो सिंगल यूज़ के लिए गया है। ठीक है। डिस्पोजेबल अब तो यहाँ पे सारी जगहों पे सिंगल ही चलता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बी और सी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डायलिसिस पेशेंट में, इसलिए अब इसको सिंगल यूज़ कर रहे हैं। वरना शेरजाद में और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये रीयूज़ हो रहा है, जनरल में भी। ठीक है। और वो मशीन के ऊपर लगाते हैं और इसको रीयूज़ करते हैं और इसके ऊपर नाम लिख के रख लेते हैं और अगली दफ़ा पे यूज़ करते हैं। BTL नहीं लगा लेते हैं, डिलाइजर यही होता है और इससे 6-6, 8-8 सेशन होते हैं एक डिलाइजर से। ठीक है। उसका एक दफ़ा मैंने बात की थी तो सर उमर साहब से कि इसका पेशेंट को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें पेशेंट का फ़ायदा होता है रीयूज़ करने। ये लॉजिक उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है। लेकिन उन्होंने, अगर आपको कोई भी बात मेरी भी समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछना है, और जब तक आपको उसकी समझ ना आए आप मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने भी मुझे समझाया था। अब होता क्या है कि जब पहली दफ़ा डायलिसिस होता है तो जो पेशेंट के अंदर फैट होती है या जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं फैट की सूरत में, वो फाइबर्स के ऊपर चिपक जाती हैं। ठीक है। उससे और अच्छा फ़ायदा जो पेशेंट का होता है बाद में रीयूज़ करने के बाद, तो ये होता है कि प्रोटीन कम निकलती है, ग्लूकोज कम निकलता है, कैल्शियम कम डलाइज होता है, उसमें पेशेंट का फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता रीयूज़ में, क्योंकि वो जो फैट्स होती हैं वो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर चिपक जाती हैं। ठीक है। जिससे फिर जो छोटे मालिक्यूल्स हैं वो भी जो इसमें से हैं वो नहीं निकल पाते। ठीक है। सिर्फ यूरिया, क्रेटिनिन और जो बाकी चीज़ें हैं जो कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह वही निकल पाते हैं। ठीक है। इसमें फिर प्रोटीन भी कम निकलती है, कैल्शियम भी कम निकलता है, ग्लूकोज भी कम निकलता है, जिसका पेशेंट को फ़ायदा होता है। ठीक है।
बीओसी गया अभी बीओसी एसओबी शार्टनर ऑफ ब्रेथ नहीं, वो तो पेशेंट हमारे, क्योंकि 90% जो पेशेंट्स हैं हमारे, ठीक है, वो ज़्यादा फ्लूइड लेके आएंगे। जैसे वो पिछले दिनों में दूध सोडा पी के आगे थे तारिक साहब 2 गिलास, तो उनको सांस ही नहीं आ रहा था, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से शार्टनर ऑफ ब्रेथ होता है। और हमारे पेशेंटों में जिनका पल्मोनरी एडिमा होता है उनको शार्टनर ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है। अभी जो पिछले दिनों में जैसे डॉक्टर तेजवार साहब है उनका चल रहा है, ठीक है, तो वो उस सूरत में है, उसको तो हमने बैलेंस करना है, क्योंकि फ्लूइड बैलेंस करना भी किडनी का ही काम होता है ना। यूरिन आउटपुट आपको किडनी की वजह से ही होता है ना। हमारे डायलिसिस पेशेंटों में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका यूरिन बिल्कुल ज़ीरो है। 80% पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जिनका यूरिन आउटपुट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किडनी का फंक्शन जो होता है फ्लूइड बैलेंस करना होता है, और वही फ्लूइड फिर मशीन से बैलेंस कर रहे होते हैं अल्ट्राफ्लेशन कर, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट तो बैलेंस कर ही रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बैलेंस कर रहे हैं। अब आपके पास 10% पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो 5 साल से 6 साल से डायलिसिस में है, उनकी अल्ट्राफ्लेशन करते ही नहीं, क्योंकि उनका यूरिन आउटपुट ठीक है। उनके सिर्फ हमने इलेक्ट्रोलाइट ही बैलेंस करने होते हैं, उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही बैलेंस करनी होती है, बैलेंस ही करना होता है, ठीक है। अब ये तो बात आपको समझ आ गई है ना कि कुछ निकालते हम नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो किसी का सोडियम कम है तो हम सोडियम दे भी रहे होते हैं। अगर किसी का पोटाशियम कम आ जाता है तो हमें कहा जाता है कि 3K लगाएं जी, ठीक है, 3 मिलीमोल पोटाशियम जाना चाहिए ताकि उसका पोटाशियम बैलेंस किया जा सके। इसलिए ये कहना तो गलत है कि हम क्लीन ही कर रहे हैं, क्लीन नहीं, हम सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, और यही डायलिसिस का मकसद होता है, ठीक है सर। थैंक यू सर।